बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हमने फिजिक्स की एक नई सीरीज स्टार्ट करनी है उसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दोस्तों, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझी जाती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट समझी जाती है क्योंकि ये इसका जो ताल्लुक है वो फिजिक्स, एक स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स नहीं भी पढ़ता, ठीक है, उसको भी इसके मुतालिक जानने का शौक होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में इसको प्रपोज किया था आइंस्टाइन ने। अब आइंस्टाइन के बारे में हर मेरे ख्याल में हर बच्चा जानता होगा कि आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था और उसने फिजिक्स के लिए वर्क किया। अब हुआ क्या था बेसिकली, पहले क्लासिकल फिजिक्स थी, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स थी। उसके मुताबिक जो हमारे पास टाइम था वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी समझा जाता था कि यानी कि टाइम को कभी चेंज, यानी कि टाइम को हम कभी रोक नहीं सकते, या टाइम को कभी इंक्रीज नहीं कर सकते, या टाइम को कभी डिक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन ने या कि कंसेप्ट बदल दिया। उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी जो कि एक रिलेशन थी हमारे पास टाइम और स्पेस का। ठीक है, हमारे पास टाइम और स्पेस को डिटेल के साथ डिस्क्राइब करती थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अब हुआ क्या था बेसिकली, 1905 में आइंस्टाइन ने चार अपने पेपर पब्लिश किए थे। ठीक है, अब उन चार पेपर्स ने दुनिया को हैरान कर दिया और दुनिया ने उन चार पेपर्स को मानने से इनकार कर दिया। उनमें एक आइंस्टाइन के अपने उस्ताद जिसका नाम था मैक्स प्लैंक्स भी शामिल था, जिन्होंने क्वांटा को डिस्कवर किया था। उन्होंने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी नौजवान है, अभी यंग है, तो लिहाजा इसने अपने जोशीले अंदाज से ये कह तो दिया है, लेकिन इसको प्रूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अब उन्हीं पेपर्स में एक पेपर था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि स्पेस और टाइम के बारे में बताता था। ठीक है, अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, अ, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आज स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। जो वाला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या चीज़ है। Frame of reference is a fundamental concept in physics and other science which provide a set of coordinates and rules for describing the position and motion of the objects in space and time. अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास एक फंडामेंटल कंसेप्ट है फिजिक्स का जो कि हमें बताता है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स देता है। ठीक है, जो डिस्क्राइब करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को और उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं स्पेस एंड टाइम में। अब वो कहता है कि इन फिजिक्स it is necessary to establish a standardized frame of reference to describe the motion of object in consistent objective and objective manner। और कहता है फिजिक्स में किसी भी चीज को आपने मोशन को अगर डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। द टू मोस्ट कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम इन दोनों को डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास क्या चीज है। An inertial frame of reference is a reference frame in which an object at rest remains at rest and an object in motion continues moving with a constant velocity unless acted upon by external force. Newton's laws of motion are most straightforwardly expressed in inertial frame of reference। अब वो कहता है कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें अगर एक ऑब्जेक्ट अगर तो रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा, या अगर मोशन में कंटिन्यूस मोशन में है तो तब तक वो कंटिन्यूस मोशन में रहेगा जब तक हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। अगर ये देखा जाए तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ से इसकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल तकरीबन मिलती जुलती है, बल्कि वही है। ठीक है, अब हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको सिंपली आप ऐसा समझ लें कि अगर एक हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है या वो कंटिन्यूस मोशन करता है, हम उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। या आप ऐसा समझ लें कि जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब एक्सेलरेशन जीरो कैसे, जब एक बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तब भी इसका एक्सेलरेशन जीरो है। जब एक बॉडी मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी तब भी उसका एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, जीरो है।
ठीक है, और इन्हीं को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, और ये न्यूटन के लॉ इस पे क्या होते हैं, वैलिड होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब हम आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ। A non-inertial frame of reference is a reference frame that accelerating or rotating with respect to an inertial frame. In non-inertial frames, objects may appear to experience fictitious force such as centrifugal force or Coriolis force, even though no real forces are acting on them. Non-inertial frames are essential for describing motion in accelerating or rotating system. यकीनन समझ नहीं आया होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट इंग्लिश में बोला हूँ, तो आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं आप उर्दू में डिस्क्राइब करता हूँ। इसको मैं बताता हूँ, इसका तर्जमा आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि इसमें खुलासा बताता हूँ कि इस पैराग्राफ का खुलासा क्या है। इस पैराग्राफ का खुलासा ये है कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारे पास उन बॉडीज पर, ठीक है, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर अप्लाई होगा, ठीक है, जिनमें एक्सेलरेशन होगा, जिनमें क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और वो रोटेट कर रही होगी, बॉडी बॉडी क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी, ठीक है। अब वो कहता है कि इसमें बहुत सारी फोर्स लगती हैं, जैसा कि सेंट्रीफ्यूजल फोर्स है, कोरोइलस फोर्स है, ठीक है, हालांकि रियल फोर्स उस पर एक्टिंग नहीं करती, ठीक है, कोई रियल फोर्स एक्टिंग नहीं कर रही होती, लेकिन ये फोर्सेस उसके ऊपर होती हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक उन बॉडीज पर, उन रोटेटिंग सिस्टम पर, ठीक है, हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको डिस्क्राइब, नॉन इनर्शियल फ्रेम उसको डिस्क्राइब करता है जिनमें एक्सेलरेशन क्या होगा, मौजूद होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या चीज है, जो हमारा मेन टॉपिक है, हम उसकी तरफ आ जाएं। अब 1905 में मैंने आपको बताया कि 4 पेपर पब्लिश हुए थे, उनमें एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला पेपर भी था, ठीक है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली हमारे पास दी गई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की जानब से, ठीक है, और उसमें बताया गया था कि स्पेस टाइम ग्रेविटी एंड नेचर ऑफ द यूनिवर्स के रेवोल्यूशनाइज्ड, यानी कि उसका इनकलाब प्रभाव हुआ था उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि स्पेस क्या चीज़ है, टाइम क्या चीज़ है, ग्रेविटी या नेचर। बेसिकली जब जो आइंस्टाइन था वो 16 साल का बच्चा था, तो वो सोचता होता था कि अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करना स्टार्ट कर दूं तब मुझे दुनिया कैसी नजर आएगी, और उसी ने उसी को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, ठीक है, रिलेटिविटी के बारे में कंसेप्ट दिया। अब रिलेटिविटी बेसिकली 2 पार्ट पर मुश्तमिल होती है, एक है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और दूसरा हमारे पास क्या है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी 1905 में दी गई थी, जबकि जनरल थ्योरी 1915 में दी गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि एक ट्रेन में एक शख्स बैठा है, वो बैठा हुआ है, ट्रेन मूव कर रही है। अब ये शख्स जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है वो यही सोचेगा कि मैं तो स्टिल हूँ, मैं तो रुका हुआ हूँ, रेस्ट की हालत में हूँ, जबकि जो बाहर का ऑब्जर्वर है, बाहर एक बंदा खड़ा है, वो उस बंदे को देख के कहेगा नहीं भाई, आप रुके हुए नहीं है, आप रेस्ट में नहीं है, बल्कि आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि जिस ट्रेन में आप बैठे हैं वो ट्रेन भी मूव कर रही है, ठीक है। तो अब इस बंदे के लिए जो टाइम है, ठीक है, इस बंदे के लिए जो टाइम है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, जबकि इस बंदे के लिए जो टाइम है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, और इसी कंसेप्ट को समझने के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी गई थी, ठीक है। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के 2 पार्ट थे, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम दोनों को आज मुख्तसरन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डील करती है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एब्सेंट होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट नहीं होती। इसके 2 पास्टुलेट्स, मेजर पास्टुलेट्स हैं। पहला है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। अब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास क्या चीज है कि हमारे पास जो फिजिक्स के लॉज हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, मैंने आपको आगे भी बताया था। एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा पास्टुलेट है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट पास्टुलेट। स्पीड ऑफ लाइट वो कहता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है वो एक कांस्टेंट होती है, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट होती है ऑब्जर्वर के मोशन से या सोर्स के मोशन से इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब हमारे पास
इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है, 3 करोड़, ऑलमोस्ट 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड हमारे पास इसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है। जी दोस्तों, इन्हीं कंक्लूजन हमारे पास इन्हीं पासवर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए कुछ कंक्लूजन ड्रा किए थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जिसमें पहला जो कंक्लूजन है वो हमारे पास है टाइम डायलेशन, दूसरा है लेंथ कंट्रैक्शन, रिलेटिविस्टिक मास एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। यानी कि इनको हम डिटेल के साथ, ये पूरे पूरे एक टॉपिक हैं, इनको हम इंशाल्लाह इन पे वीडियो बनाएंगे डिटेल के साथ। अभी आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लें कि टाइम डायलेशन बेसिकली क्या चीज है। वो कहता है कि जो टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट बट इज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर मोशन, मूविंग क्लॉक्स अपीयर टू रन स्लोअर देन स्टेशनरी वंस रिलेटिव टू ईच अदर। यानी कि वो कहता है कि जो टाइम है वो सबके लिए सेम नहीं होगा। एक अगर बॉडी या एक कोई भी क्लॉक्स यहाँ पे जिक्र है, ठीक है, उसका जो टाइम है वो स्लोअर होगा एक अगर बॉडी रुकी हुई है या क्लॉक रुकी हुई है उसके लिहाज से, ठीक है। लेंथ कंट्रैक्शन हमारे पास है, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन अपीयर शॉर्टर अलोंग ऑल डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन व्हेन मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन डिफरेंट रेफरेंस ऑफ फ्रेम। यानी कि अगर एक इंसान मूव कर रहा है और दूसरा इंसान रुका हुआ है, देन उसके लिए एक चीज की लेंथ कुछ और होगी, जबकि एक जो रुका हुआ है उसके लिए एक चीज की लेंथ कुछ और होगी, उसे हम लेंथ कंट्रैक्शन कहेंगे। लेंथ छोटी हो जाएगी, बेसिकली कंट्रैक्ट हो जाएगी। रिलेटिविस्टिक्स मैथ्स हमारे पास है कि अगर एक बॉडी एक इंसान रेस्ट की हालत में है और दूसरा इंसान, ठीक है, चल रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, विद सम वेलोसिटी, देन, ठीक है, यानी कि वो इतना तेजी के साथ मूव कर रहा है कि उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट का अप्रोचेस हो जाए, देन उसके लिए जो हमारे पास मैथ है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इट अपीयर्स टू इंक्रीज द मैथ उसके लिहाज से, जबकि एक बॉडी रेस्ट की हालत में है। मैथ एनर्जी इक्विवेलेंस, ये आइंस्टाइन की बहुत ही मशहूर इक्वेशन, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। तो इसके बारे में बताती है कि इसको प्रूव करेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम जान लेते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो दी गई थी कि हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है हम उसके अंदर, ठीक है, इंक्लूड नहीं करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को। ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें क्या होगी, एब्सेंट होगी। जबकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम इंक्लूड कर लेंगे ग्रेविटी को, ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंक्लूड ग्रेविटी। इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कर्व्ड स्पेस टाइम। यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें कर्व्ड स्पेस टाइम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। हमारे पास जो स्पेस टाइम है वो एक कर्व्ड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वेयर द प्रेजेंस ऑफ मास एंड एनर्जी काजेज द कर्वेचर। यानी कि आप उसके अंदर, ठीक है, उस यानी कि एक चीज के अंदर तो कर्व किस वजह से आता है, क्योंकि उसके अंदर मास होता है, एनर्जी होती है, जिसकी वजह से स्पेस में कर्व आता है और डिस्टॉर्शन ऑफ द टाइम, और टाइम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। की स्पेक्ट, अब इसके कुछ की एक्सेप्ट हैं, हमारे पास की स्पेक्ट्स भी हैं। पहला है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। Acceleration due to gravity is equivalent to the effects of inertia in uniformly accelerating reference frame, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कर्व्ड स्पेस टाइम। मैसिव ऑब्जेक्ट्स सच एज स्टार प्लैनेट्स cause स्पेस टाइम टू कर्व अराउंड देम, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि सूरज, स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, काज करते हैं स्पेस टाइम कर्व अराउंड देम, अपने यानी कि अंदर स्पेस टाइम कर्व को कर लेते हैं, ठीक है। द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम अफेक्ट्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो कर्व आ जाता है उससे क्या होता है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नजरअंदाज उस पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, असर होता है, रिजल्टिंग व्हाट वी परसीव एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट आते हैं हम हमारे पास, ये हमारे पास है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। Clocks in gravitational field run slower compared to those in the region of weaker gravity। यानी कि जहां पर हमारे पास जो ग्रेविटी है वो ज्यादा होगी, वहां पर हमारे पास क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो टाइम है वो क्या होगा, स्लो होगा, जबकि जहां पर ग्रेविटी वीक होगी वहां पर टाइम क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट। Light is shifted towards the red end of the electromagnetic spectrum when it moves away from massive object। यानी कि जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जब लाइट के बारे में जिक्र कर रहा है कि जो स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें जो लाइट है वो शिफ्टेड हो जाती है टुवर्ड्स द रेड एंड,
यानी कि रेड एंड की तरफ लाइट क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। क्यों शिफ्ट होती है? क्योंकि जब लाइट मूव करती है, ठीक है, अवे फ्रॉम द मैसिव ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स के अवे मूव करती है, तब लाइट क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है रेड एंड की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ग्रेविटेशनल वेव्स है disturbance in the fabric of space-time propagate as gravitational waves. Similar to the ripples in pond, these waves are firstly detected in 2015, confirming Einstein prediction. यानी कि ग्रेविटेशनल वेव्स भी होती हैं, ठीक है, स्पेस टाइम में। हमारे पास स्पेस में हमारे पास क्या होती है, ग्रेविटेशनल वेव्स भी होती हैं। अब ग्रेविटेशनल वेव्स को फर्स्ट यानी कि देखा गया था, पहली बार डिटेक्ट किया गया था 2015 में, जो कि हमें आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन से बिल्कुल यानी कि सेम मैच करती है, ठीक है। अब द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हैज हैड न्यूमेरस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट confirmation include the bending of starlight, massive objects, the position of Mercury orbits, and the gravitational redshift observed in astronomical measurements. वो कहता है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमें बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुए, ठीक है, और वो कंफर्म कर रहे थे वाकई ही कि जो आइंस्टाइन ने उस वक्त, ठीक है, आइंस्टाइन ने जो भी अपनी पेशेंट को की थी वो बिल्कुल सच साबित होते हुए दिखाई देगी है, ठीक है, जिनमें हमारे पास ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट था, ठीक है, और अभी भी हमने पढ़ा वो टाइम डायलेशन वाला था, वो सारा उसके अंदर शामिल था। The theory of relativity has far-reaching implication for our understanding of the universe, cosmology, black holes, and behavior of matter and energy. अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्या हुआ कि हमने बहुत सारी चीज़ें फर्दर भी डिस्क्राइब की, फर्दर उसको दरियाफ्त किया, जिसमें हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा, ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ा, एंड बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स की यही फाउंडेशन थी, ठीक है। इसी से मॉडर्न फिजिक्स आगे चलना स्टार्ट हुई, एंड हैज बीन क्रूशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज जीपीएस सिस्टम एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो ये सारे जो भी हमारे पास हैं, ये सारे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बायस ही हैं कि हम टेक्नोलॉजी को इतना आगे लेके गए हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों ये समझ आ गया होगा आपको आज का लेक्चर, ये इंट्रोडक्शन ही लेक्चर था। आई इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक आपको मिलने देखने को मिलेंगे, तो तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।